बहुत ही दिन हो गए ये सीरीज को शुरू करने के लिए। मेरे को टाइम चाहिए था, वीडियोस चाहिए थे, आइडियाज चाहिए थे। फिर मेरे को याद आया, मैंने 1 साल पहले टॉप 10 बेस्ट डायरेक्टर्स किया था। हिंदी, साउथ, हॉलीवुड का एक वीडियो किया था, अगर आपको याद हो तो मेरे को लगा थोड़ा मेरे साइड से मैं जितना नॉलेज, मैं जितना बता पाऊँ अपनी ऑडियंस को, जो हिंदी में मैं चीज़ें बोलता हूँ गुजराती मूवीज के रिलेटेड रिव्यूज में, मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने सोचा चलो फिर करते हैं ये चीज़। तो आज मैं अपने फेवरेट टॉप 10 गुजराती सिनेमा के डायरेक्टर्स आपको बताऊंगा और उनकी खासियत भी बताऊंगा कि मुझे उनका फेवरेट वर्क कौन सा लगता है। आपके लिए डायरेक्टर क्या होता है, मेरे लिए डायरेक्टर क्या होता है? एक फ्रेम, एक समझते हैं कि सुभाष घाई, संदीप रेड्डी वंगा, उनकी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे सुभाष घाई की अगर आप उनका थीम सुनेंगे, उनके कोई भी मूवी का, राम लखन है, खलनायक है, तो आपको पता लग जाता है ये सुभाष घाई का मूवी हो सकता है। रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ रही है, रोहित शेट्टी हो सकते हैं। ऐसे ही मेरे लिए जो डायरेक्टर्स हैं वो वैसे ही है कि जो नया नया जॉनर, नए नए शेड्स, नई नई स्टोरीज एक्सप्लोर करे, भले रीमेक भी बनाए लेकिन ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे। तो आज ही हम ऐसे कुछ 10 डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे गुजराती सिनेमा के। उसके पहले हम थोड़े जो नए डायरेक्टर्स आए लास्ट ईयर में, ये साल में, जिन्होंने कुछ पहले काम किया है, नहीं भी किया है, डेब्यू भी किया है एज अ डायरेक्टर, उनकी बात करेंगे। उसके पहले मैं एक स्पेशल मेंशन ले लूं। 2016 में एक थई जशे करके मूवी आई थी, नीरव बारोट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मी, मेरे हिसाब से वो मल्हार का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है थई जशे मूवी में। और डायरेक्शन भी उस फिल्म का बहुत बढ़िया था। ओवरऑल इमोशनल मूवी थी, मिडिल क्लास मूवी को टारगेट कर रही थी, और डायरेक्टर वॉज क्लियर कि मुझे एक मिडिल क्लास के लिए जब कोई नया घर लेने का सपना रहता है, उस टाइम पे हो या फिर अभी के टाइम पे, तो वो ऐसा होता है और उसमें भी कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। तो उस हिसाब से नीरव बारोट वॉज सिंस अभिषेक जैन, उसके बाद नीरव बारोट वॉज द वन की जिसको मैंने लगा कि यस, इनके मूवीज में आगे लुक आउट करूंगा। और कभी भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं री थई जैसे बहुत देखता हूँ वो मूवी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी मूवी भी बनाई थी, एक अभी नक्शराज हमारे पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने बोला था, आई थिंक हवे थशे बाप रे, जो मैंने नहीं देखी है वैसे तो, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो वापस ऐसा कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा वापस बनाए, और बनाया है तो मैं वापस रिसर्च करके देखना चाहूंगा उनका काम। तो मैं चाहता हूं कि वो वापस आए। दूसरा जो डायरेक्टर्स टू लुक आउट फॉर है उसमें है ध्रुनाद, जिन्होंने अपना डेब्यू किया एज अ डायरेक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद कमठान। अब देखिए, अभी के टाइम पे गुजराती मूवीज में क्या हो गया है कि हम कभी भी कोई एक साहित्य, हिंदी साहित्य जैसे फेमस है, गुजराती साहित्य में से बहुत ही कम ऐसी चीजें या फिर ऐसे बुक्स है जिसपे हम मूवी बना सकते हैं, क्योंकि बजटिंग इश्यूज वगैरह रहता है, नो डाउट। लेकिन बीइंग कमठान, बीइंग अश्विनी भट्ट नोवेल, तो ठीक है, बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन अ कॉमेडी, उसमें भी आप वही सेम स्टोरी के साथ पूरी फिल्म बनाते हो। मेरी इच्छा तो है मैं वापस वो बुक पढूं, मैंने एक बार पढ़ी है, मेरे को याद है। और सेम कहीं ना कहीं डायलॉग्स, फ्रेम टू फ्रेम या फिर बोले पेज टू पेज, इतना बढ़िया एग्जीक्यूट किया था उन्होंने। तो अगर वो ऐसे गुजराती साहित्य में एक ऐसी मूवी बनाते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो नए नए जॉनर्स, नए नए शेड्स एक्सप्लोर करे एज अ डायरेक्टर, और नई स्टोरी भी डेवलप करे। तो आई एम होपिंग टू सी मोर वर्क फ्रॉम हिम। मैं चाहूंगा कि वो नया काम आगे जरूर जल्दी लाए। उसके बाद जो है वो है प्रेम गढ़वी। आई नो प्रेम गढ़वी अभी एज स्क्रिप्ट राइटर्स, एज अ स्टोरी राइटर्स काम करते हैं। उनका एक ट्रायो है प्रेम गढ़वी, अदिति वर्मा और निकिता शाह के साथ। लेकिन जो अजब रात की गजब बात में जो एक मैजिक था ना, कि एक वैकी या फिर एक क्रेजी राइड थी, एक रात की स्टोरी थी। तो उस हिसाब से आप समझिए कि एक तो थिएटर आर्टिस्ट है, तो उनको पता है कि वो ऑडियंस को कैसे, कहाँ पे उनको लाफ्स लाने। और मैंने जब वो मूवी देखी थी तो वो 70-80% हाउसफुल थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में। तो पर्सनली आई फील कि प्रेम गढ़वी स्टोरी लिखे उन्होंने, ऑल द बेस्ट पंड्या लिखी है। अभी नेक्स्ट जो वाकी चूकी लव स्टोरी आ रही है जिसमें पेड पीआर ऑफ
आई एम नॉट अ पेड पीआर, लेकिन मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स परीक्षित तामालिया एंड आकाश पंड्या भी है, तो मैं चाहूंगा कि वो और ऐसे जो अजब रात नी गजब बात जैसे डायरेक्ट किया वो वैसे को डायरेक्टेड था, लेकिन जैसे डायरेक्ट किया वैसे वो और भी मूवीज आगे जाके फ्यूचर में डायरेक्ट करे। अभी वर्स्ट लेवल 2 पे तो वो आएंगे ही। उसके बाद मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा वो है किल्लोल परमार। उनकी वैसे तो इंटरव्यू दूसरी मूवी थी, क्योंकि उसके पहले उनकी एक मूवी आ गई थी दिव्यांग ठक्कर और मानसी राज के साथ, लेकिन इंटरव्यू वाज वन ऑफ दोज मूवीज जहां पे मैं थ्रू आउट एज एक रिलेटेबल मैं फील कर रहा था, क्योंकि उनकी आप फैमिली देखिए, परीक्षित भाई का कैरेक्टर तो उन्होंने घोल के पिए लिया है। मैं आज भी जब वो कैरेक्टर सोचता हूँ तो मेरे को याद है कि ये रियलिस्टिक बहुत है ये कैरेक्टर। तो आई फील लाइक कि एक ऐसा, एक तो बहुत ही मेकिंग वाइज मूवी बहुत यूनिक थी, जिस तरह के ओपनिंग शॉट्स मेरे को याद है, कैमरा एंगल्स, जिस तरह से टाइटल्स आ रहे थे, टाइटल्स ऐसे गुजराती सिनेमा में आज तक नहीं देखे। वो ऐसा मैं क्लिक बेट के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, आज तक नहीं देखे। जब भी ये फिल्म आएगी तब आप जरूर देखिएगा। भले ही मैं अभी वो एज पे हूं कि मैं कई बार जाके काम ढूंढूं इंटरव्यू के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने भी वो किया है उनके लिए बहुत रिलेटेबल मूवी है। पेरेंट्स का सपोर्ट, लव लाइफ का अलग चक्कर है, प्लस कहते हैं कि इंटरव्यू देने जाते वक्त या उसके पहले कितनी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, किस तरह के लोग मिलते हैं नए नए। तो बहुत ही एक स्लाइस ऑफ लाइफ जिस तरह से दिखानी चाहिए वैसे उन्होंने एक एग्जीक्यूट बहुत बढ़िया तरीके से की थी। उसके बाद अजब रात नी गजब बात में वो को डायरेक्टर थे, तो इट वाज रियली गुड। मतलब अब तक जो 2 मूवीज देखी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मोर कि वो कोई और नया प्रोजेक्ट जल्दी लाए जहाँ पे हमें नए नए जॉनर्स, नई नई चीजें के थी रिलेटेबिलिटी देखने को मिले। मेरा एज अ ऑडियंस ऐसा मानना है कि अगर फिल्म भले ही चल रही हो, लेकिन एक सीन और एक कोई भी एक म्यूजिक या फिर एक सीन ऐसा रिलेटेबल आ जाता है ना, तो वो मेरे दिमाग में छप जाता है। और इंटरव्यू वैसी एक मूवी थी कि जो अभी तक मैं सोचता हूँ कि मैं जब भी आएगी वापस रिवॉच करूंगा, क्योंकि वो रिलेटेबल बहुत थी, बहुत से सीन्स पे तो थी। नेक्स्ट जो डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी में इफ्फी गोवा में सीधा नॉमिनेशन ला दिया, ऋषभ ठांकी, जिन्होंने कारखानू बनाई थी। जो एक आप देखें ना, तो सबसे पहले जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो इसमें ऐसा लिखा गया था कि स्मार्ट हॉरर कॉमेडी है। हमने रिव्यू भी किया है चैनल पे, तो मैं सोच रहा था कि स्मार्ट हॉरर कॉमेडी प्लस इस फिल्म के साथ एक जो चीज गलत हुई कि ये क्लैश में फंस गई। मेरे को आज भी याद है ये फिल्म औरों में कहा दम था, फिर गुजराती में वार त्योहार और इसके साथ आई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार थोड़ा कुछ अभी देख नहीं पाया था मैं तभी। लेकिन लकीली हुआ क्या कि मैंने सोचा कि यार अभी इन्होंने बोलते हैं ना कि एक भगवान का इशारा था कि जो समझो, इन्होंने एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी थी जिन्होंने कारखानू नहीं देखी थी उनके लिए, और मैंने फुल ऑडियंस के साथ वो एंजॉय की वापस। उसके बाद हमने रिव्यू भी किया था। उनको मेकर्स को मेरा क्या बोलते हैं वो एफर्ट भी अच्छा लगा था, क्योंकि आप देखिए इस फिल्म में एक यूनिकनेस थ्रू आउट रहती है मैं अगर कहूँ तो। और अगर आप देखें ना तो आप सोचते हो पहले 30 मिनट में ऐसा कहना चाहूंगा कि आप सोचिए ही मत कि कुछ हो रहा है, 30 मिनट तक चलने दीजिए फिल्म को। और अभी तो गुड न्यूज ये है कि ये 20 अगस्त को शेमारू मी पे ऑफिशियली आ रही है। तो जो लोग अपडेट्स मांगते रहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि कब हम ये मूवी देखेंगे वापस, तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली चीज हो गई है। तो प्लीज ऋषभ सर ने तो बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स आप देखे, उसमें भी मकरन सर, अर्चन सर, पारस भाई, सबके एक्सप्रेशंस देखिए आप थ्रू आउट द मूवी, आप एंजॉय करेंगे ये गारंटी मैं लेता हूं। तो जरूर शेमारू मी पे लॉग इन करके सब्सक्रिप्शन लेके खास 20 अगस्त को कारखानू मूवी जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा बाद में आपको ये फिल्म कैसी लगी। नेक्स्ट जो डायरेक्टर है वो एक तरीके से देखे ना तो इन्होंने भी आई थिंक चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये जो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, उनके खास मित्र ही थे इस फिल्म में और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, हर्षिल भट्ट, जिन्होंने जगत जैसी एक ब्रेव अटेम्प्ट वाली फिल्म बनाई। और मैंने यश सर का पॉडकास्ट भी देखा था जहाँ पे उन्होंने जगत के बिहाइंड द सीन्स की बहुत बातें की थी कि देख हम ये नहीं करेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। और वो दोनों थिएटर्स से फ्रेंड है तो एक दूसरे को जानते हैं। और यश भाई ने तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा अभी भी करते हैं और आगे भी उनको करना ही चाहिए, वो हम देखते ही है। लेकिन हर्षिल भाई के डायरेक्शन में मैंने एक चीज देखी कि बहुत ही डिटेलिंग सिनेमेटोग्राफी, प्रतीक परमार एज ऑलवेज
उसकी वजह से एक अलग लेवल का मुझे कंफर्ट या फिर एक अलग लेवल का डर या फिर एक कहते हैं ना मिस्ट्री रहती है थ्रू आउट द फिल्म। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आज तक गुजराती सिनेमा में नहीं बना है उसको उन्होंने छुआ तो वो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है मेरे मन में। प्लस अगर आप देखें ना तो उनकी हर एक, मैंने ये जो फिल्म देखी है, हर एक फिल्म या फिर हर एक ऐसा एक सीन जहां पे आपको थ्रू आउट आपको ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स है उसके अलावा आप भी एक फ्रेम में कहीं पे ये सीन देख रहे हो या फिर ये आप लाइव सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है। आप देखें ना तो बहुत ही मतलब एकदम सीरियस डायरेक्टर लगते हैं और थिएटर आर्टिस्ट पहले रह चुके हैं, तो आई थिंक वो चीज तो रहेगी ही। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं रिवील कर रहा हूँ क्योंकि जगत अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं देखी है। जो ऐसी फिल्म थी जो अगर लार्जर ऑडियंस पे भी जाती ना तो बॉस ये मतलब एक अलग बेंचमार्क जैसे वश ने सेट किया था ना, वैसा इस फिल्म में मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि हाँ ये इसमें चांसेस थे कि हमेशा कुछ नया ऑफर करना हर्षिल भाई से अभी एक्सपेक्ट रहेगा। और अगर ये जॉनर इन्होंने एक्सप्लोर ऐसे किया है तो दूसरे जॉनर्स किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं तो मैं वो जरूर देखना चाहूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिन्मय परमार जिन्होंने इस साल मिठड़ा मेहमान के साथ मुझे पर्सनली ऑ में रख दिया। मतलब इन आई वॉज इन ऑ विद द मूवी, मैं ऐसा कहूंगा। मतलब आप देखिए स्टोरी नई है, स्टोरी स्क्रीन प्ले दोनों नए हैं, राइटिंग वाइज मूवी में बहुत डिटेलिंग है। जब गाने आते हैं, सफर जो जिगरदान गढ़वी ने गाया है, जब आप उस गाने को पहले जब मैंने सुना था ना, जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तब मेरे को लगा था ये क्या है। फिर जब फिल्म के साथ वो गाना आता है तो आप उसके लिरिक्स समझते हो, वो किस तरह से वो फिल्म चल रही है उस लिरिक्स के साथ, तो आपको वो लगता है कि यस दिस इज द बेस्ट डिटेलिंग टिल नाउ। क्योंकि अभी क्या हो गया है, कभी कभी या फिर बहुत टाइम तक ऐसा रहता है कि गाने सिर्फ ऐड रहते हैं लेकिन उसका कुछ स्टोरी से कनेक्शन नहीं रहता है, या फिर स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम करते लेकिन उतना मेजर नहीं जितना मैंने सफर गाने को मिठड़ा मेहमान में देखा था। वो भी एक अलग ही नया टॉपिक, ऑडियंस को एंटरटेन भी किया, लास्ट में इमोशनल भी किया, तो एक नई सीख भी देती है फिल्म। अभी शिमारू मी पे अवेलेबल है तो आप जरूर चेक कीजिएगा वो फिल्म को। उसमें भी वापस प्रतीक परमार एज अ सिनेमेटोग्राफर, क्या सीन्स आप ड्रोन शॉट्स देखिए, जिस तरह का कलर पैलेट उसमें यूज हुआ है। और मोस्टली आप अगर देखें ना तो पोस्ट मॉनसून प्री मॉनसून की एक ऐसी चीज दिखती है कि हाँ उसके बाद ये फिल्म लग रही है कि उसके बाद ये शूट हुई होगी। उसमें भी वो ट्रेन वाला सीन, बाय गॉड, वो मतलब गट्स चाहिए किसी एक्टर और डायरेक्टर को वो ऐसा दिखाने के लिए। बोल्ड मूवी थी लेकिन इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग थी, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ इस फिल्म के बारे में। अब आते हैं मेन लिस्ट पे, नंबर 9 से शुरू करते हैं। नंबर 10 पे ये सारे थे, तो नंबर 9 पे है उमंग व्यास। मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उमंग व्यास सर ने मोस्टली अभी तक मैंने जितनी उनकी फिल्म देखी है, डियर फादर जो एक नाटक पे से बेस्ड थी, जो परेश रावल सर का ही था, जमकुड़ी सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा बताना मेरे को नहीं लगता है जायज होगा क्योंकि सबको पता है। वेंटिलेटर जो मराठी मूवी पे से बेस्ड थी। तो उमंग व्यास का एक मैंने चीज देखी है कि मूवी भले ही एक सीरियस या फिर ड्रामा जॉनर को एक्सप्लोर करे लेकिन आपको हंसाएगी भी साथ में। मैं आई होप कोई मूवी भूल नहीं रहा हूँ, अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे को ये 3 याद है, डियर फादर, जमकुड़ी और वेंटिलेटर। उसके पहले एक आई थी लेकिन मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। वेंटिलेटर मेरे लिए पर्सनली उनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है क्योंकि ओरिजिनल भी देखी है, ये भी देखी है, और मल्टी स्टारर वाली फील भी आती है आपको अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो। ओरिजिनल में आशुतोष गोवारिकर, इसमें जैकी श्रॉफ, और वो एक पूरी फिल्म हॉस्पिटल पे बेस्ड है। अगर हम पहले के 30-35 मिनट को अगर बाजू में रखे तो इमोशनली बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती है। दूसरी फेवरेट डियर फादर, परेश रावल सर ने भले ऐसा बोला है कि उनको जिस तरह से बनानी थी वैसी बनी नहीं, मैं उनका वर्जन भी देखना चाहूंगा, लेकिन आई थिंक वो तो मतलब उसमें परेश रावल सर ही थे थ्रू आउट द फिल्म जिन्होंने मजा करवाया हो, सीरियसली सेइंग। उसमें भी जो दूसरा कैरेक्टर था उनका, जहाँ पे एक डायलॉग है कि आपका, मानसी पारक कहती है कि आपका चेहरा जो है वो मेरे ससुर जी से मिलता हुआ है। तो कहते हैं वो तो जिसके दुख सर के जिनके दुख सेम होते हैं उनके मतलब स्वभाव और मुंह भी सेम रहता है। मतलब अब डिटेलिंग देखिए डायलॉग्स की। वेंटिलेटर में भी बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था ये चीज। यहाँ पे भी जिस तरह से उन्होंने एक
थ्रिलर येट कॉमेडी रखी है, वो देखने में बहुत मजा आता है। नंबर 8 पे है नेशनल अवार्ड मूवी विनिंग डायरेक्टर्स, नेशनल अवार्ड भी मिला था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो है राहुल बोले और विनीत कनौजिया। राहुल बोले और विनीत कनौजिया, रीवा से आई थिंक उनकी शुरुआत हुई थी मूवीज में, और पहली मूवी मास्टर स्ट्रोक थी। मतलब आप देखिए जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म को, मतलब कुछ फिल्में ऐसी होती है ना कि जहां पे आप देखते हैं कि लेट इट गो विद द फ्लो, वैसी टाइप की ये मूवी थी। और पेशेंस चाहिए वो फिल्म, मतलब वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप देखते हो तो आपको धीरे 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 मतलब ऐसा लगता है कि आप शांति से देख रहे हो, और आपको शांति से भी एंटरटेनिंग भी लगता है। और डिजर्विंग, मतलब उसमें भी हमें कितने बढ़िया एक्टर्स मिले, चेतन धानानी थे, दयाशंकर पांडे भी थे, मोनल गज्जर थी, अभिनय बैंकर भी थे, फिर अन्नपूर्णा मैम भी थी, एक सीन में मल्हार का कैमियो था। तो आप देखिए वैरायटी, और उसमें भी कुछ नया उस टाइम पे गुजराती इंडस्ट्री के लिए, जहां पे कॉमेडीज बहुत थी कंपैरेटिवली, वहां पे ऐसी फिल्म लाना और नेशनल अवार्ड क्या कहते हैं बैक कर जाना, वो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने मेरी सेकंड फेवरेट मूवी इसके बाद की विकीडानो वरघोड़ो भी बनाई, उसके बाद ऑल द बेस्ट पंड्या भी है, बीच में एक दो बनाई है लेकिन मैं एक्चुअली नाम भूल जाता हूँ, मैं भूलने में एक्सपर्ट हो गया हूँ आजकल, ऐसा मैं कह सकता हूँ। विकीडानो वरघोड़ो वाज अ रियली गुड बुक, आई थिंक एक बुक पे से वो इंस्पायर्ड थी, चेतन भगत की। लेकिन गुजराती, एज अ गुजराती ऑडियंस मेरे को ओवरऑल बहुत मजा आया था, जहाँ पे ये कुछ नया देखा था कॉमेडी में, मैं ऐसा कह सकता हूँ। नंबर 7 पे जो मूवी है, अगेन नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर कहो या फिर मूवी बनाने वाले कहो, मनीष सैनी, जिनकी अभी जय माता जी लेट्स रॉक मूवी आई है, उसके पहले ढ, फिर गांधी एंड कंपनी, मेरे को देखना है, कहीं पे अवेलेबल हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। और एक गिद्ध करके भी मूवी बनाई है उन्होंने संजय मिश्रा के साथ। जय माता जी लेट्स रॉक वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। और मनीष सैनी का मैंने देखा है कि हर एक सीन को एक तरीके से इतना एक नॉर्मल और ऐसा दिखा देते हैं ना कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। जैसे जय माता जी लेट्स रॉक में एक आर्यन प्रजापति का एक सीरियस डायलॉग है दहेज रिलेटेड, आपको धीरे धीरे करके समझ आता। और उनकी फिल्मों में मॉरल वैल्यूज तो कम रहती है, लेकिन जिस तरह से एक सीख मिलती है ना लास्ट में, जैसे ड में वो जब नसीरुद्दीन शाह वो एक खिलौना बेचते हैं कि उसको आप बता देना तो वो आपकी मदद करेगा एग्जाम में। गांधी एंड कंपनी मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। जय माता जी लेट्स रॉक में वो वृद्धाश्रम वाली बात है, पैसे की लालच वाली बात है। तो उनका एक मेरे को बहुत बढ़िया चीज वो लगती है कि वो अपनी फिल्म को तो दिखा ऐसे स्टोरी लेके ही जाते हैं आगे आगे आगे। शुभ यात्रा, यस मैं भूल गया, शुभ यात्रा में भी जो डंकी वाला जो पूरा एक प्रोसेस था पासपोर्ट बनाने वाला, तो आप देखिए वो रीमेक थी विजय सेतुपति की कोई मूवी, लेकिन बॉस क्या मतलब अभी तक जितनी मूवीज आई है उसमें सीख रहती है, लेकिन उसके साथ आपको एंटरटेन भी किया जाता है जिसकी वजह से आप बोर ना हो। तो वो एक मनीष सैनी का एक वो फैक्टर है कि वो आप एंटरटेन भी होते हो, और आपको वो जो आप जिस स्टोरी पे या फिर जिस स्टोरी पे ये वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो फिल्म रहती है। तो मनीष सर ने तो अभी तक मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया है। गांधी एंड कंपनी देखनी पड़ेगी, अगर आप किसी को पता हो कि किसमें है तो मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 6 पे है वो है अभिषेक शाह, ही इज स्टिल अ कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और अभी तक आई थिंक 2 फिल्में आई हैं। उन्होंने पहले प्लेज भी बहुत किए हैं, मल्हार के साथ हो, आई थिंक यश के साथ भी किए हैं। तो आई वुड बी हैप्पी अगर वो कोई अपने कोई प्ले का अभी मूवी में वर्जन मूवी बनाया उसके ऊपर से। अभी लास्ट उन्होंने उम्ब्रो बनाई थी, भले ही मुझे पसंद नहीं आया हो, लेकिन वो एक रॉक, एक कहता है ना, एक उसने स्लोप उसका ग्राफ ऊपर ही गया इन द लेडीज इन जनरल ऑडियंस, क्योंकि वो एंटरटेनिंग भी थी और किस तरह से वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हैं ना, मुझे वो प्रोसेस बहुत बढ़िया लगता है। जैसे मैंने बॉलीवुड में विशाल फूरिया की बात करता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हम दूसरों को दोष देके या फिर ये खराब है वो खराब है वैसा करके क्यों दिखाते हैं, वुमेन खुद भी तो एम्पावर हो सकती है। उस तरीके की जो जिस तरह से प्रोसेस है, या फिर अंदर ही अंदर वुमेन्स में कुछ तकलीफ हो या फिर कुछ ऐसा, उस तरह से दिखाओ। अभिषेक शाह ने हिलारो, और वो भी नेशनल अवार्ड विनर है मूवी के, सारी एक्ट्रेसेस को नेशनल अवार्ड मिला हो, वो पहली बार ऐसा हुआ था कुछ मेरे को याद है, जितना मेरे को याद है मैं ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया था। और इलारो इज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप देखें तो
और उनकी जो एक मुझे मेन आईपी लगती है वो एज अ डायरेक्टर, उनके कुछ चुनिंदा एक्टर्स, मेहुल सुरती का म्यूजिक। आप उम्रों में भी देखिए, कमठान में भी देखिए, जो 2 गाने हैं। हेलारो के गाने की तो बात ही नहीं करनी है हमें, क्योंकि सबको पता है। तो ये मेन आईपी और विमेन एम्पावरमेंट को वो जिस तरह से दिखाते हैं ऑन द बिग स्क्रीन, जो एंजॉयबल, रिलेटेबल और इमोशनल भी करता है लोगों को। और हेलारो का क्लाइमेक्स तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जब मैंने देखा था तब भी हाउसफुल था, और जिस तरह से फिल्म एंड हुई थी सब लोग खड़े हो गए थे, मतलब सब गूज बम्स थे, मैं ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा। नंबर 5 पे जो है, आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हम इनको, जो मतलब है ही बहुत बड़े डायरेक्टर्स है प्लेज मूवीज के, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है मेरी इनके लिए, वो अभी तक किसी डायरेक्टर्स में मतलब कभी देखी नहीं, और हिट वैल्यू बहुत है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन विपुल मेहता सर की। चाल जीवी लइए सबको पता है, फिर कहवतलाल परिवार, फिर आई थिंक कैरी ऑन केसर, जिन्होंने नहीं देखी वो आप जरूर देखिएगा। दर्शन जरीवाला, सुप्रिया पाठक, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का कैमियो भी है, अभी बचूनी बेनपणी भी आ रहा है परसों। विपुल सर के लिए आई थिंक आई एम नॉट द वन जो मैं ज्यादा बता पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने, ही इज द फर्स्ट वन सिंस, आई डोंट नो फर्स्ट, रियली द फर्स्ट वन और नॉट, जिन्होंने गुजराती मूवी का मराठी में रीमेक बनाया हो। आई हैव नॉट सीन एनीवन जिन्होंने गुजराती में से मराठी मूवी की अभी तक कोई रीमेक बनी हो, क्योंकि मराठी सिनेमा एक अलग लेवल पे ही है, सबको पता है। हमने बहुत सी फिल्में रीमेक की है, एक तरीके से हम रिवर्स साइकोलॉजी अपनाए तो कह सकते हैं। आपला माणूस वॉज रिलीज फर्स्ट, लेकिन ओरिजिनल प्ले तो गुजराती में ही था, डियर फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी अगर कमेंट्स में अगर मैं गलत हूं तो। ओले आले बनाई नाना पाटेकर, सिद्धार्थ चंदेकर, सयाली संजीव के साथ, वो मूवी भी इतिहास में आ गई है उनके डायरेक्शन में, मराठी ऑडियंस में। गुजराती में तो चाल जीवी लइए तो एक रिकॉर्ड ही अलग है उसका, तो आप अगर देखें तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्लस अगर आप देखें कि ओनली अदर थिंग मैं अगर आपको बताऊं, विपुल मेहता सर कॉमेडी भी दिखाते हैं। एक उनका जो मेन चीज मैं आपको बताऊं ना, बचूनी बेनपणी का एक शॉर्ट में आपको बताऊं, विपुल मेहता सर के ट्रेलर्स कैसे होते हैं। आप कैरी ऑन केसर का तो मेरे को याद नहीं है, चाल जीवी लइए का देखिए, फिर बचूनी बेनपणी का देखिए। बुशर्ट टी शर्ट वॉज डायरेक्टेड बाय ईशान रांदेरिया, लेकिन वो है कहवतलाल परिवार का देखिए। मेन जो ट्विस्ट होता है ना मूवी का, मूवी भी फिर भले ही अलग ट्विस्ट फॉलो करती है चाल जीवी लइए जैसा, लेकिन मेन जो ट्विस्ट होता है वो लास्ट के 20 सेकंड्स में ही दिखाया जाता है ट्रेलर में, लास्ट के 30-20 सेकंड्स में। चाल जीवी लइए में भी आप अगर देखें, फिर मैंने जो दूसरी कहवतलाल परिवार में भी सुप्रिया पाठक की एंट्री लास्ट में होती है, फिर इसमें भी आप देखिए बचूनी बेनपणी में लास्ट 20-30 सेकंड्स में एक ऐसा टीज करके जाएंगे ना कि आपको लगता है कि यस दिस इज डायरेक्टेड बाय विपुल मेहता। और उनके मेन आईपी जो उनके सीन्स को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, अगेन सिनेमेटोग्राफर प्रतीक परमार। और उनके गाने, आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सोनू निगम को गुजराती में लाया। फिर बहुत से मतलब सिद्धार्थ अमित भावसार का म्यूजिक और सोनू निगम वाज अ वेरी गुड वन। फिर गणु जीवो जो भूमि त्रिवेदी ने गाया है वो। तो विपुल मेहता सर के लिए तो मतलब प्लेज, फिर मूवीज, तो उनकी एक स्लाइस ऑफ लाइफ रेडी रहती है कि ये मैं अपनी ऑडियंस को यही दिखाऊंगा, और वो एंजॉय भी करती है ऑडियंस। अभी तक मैंने नहीं ऐसी कोई मूवी देखी उनकी जो मैंने एंजॉय नहीं किया। मैंने कैरी ऑन केसर भी देखी है, वो मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब उसको भी टाइम हो गया, 16, 17, 18 के बीच में आई थी, लेकिन वो भी एक समझने जैसा टॉपिक था, तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज है। नंबर 4 पे है जो है, पहले सीरियल्स भी की है सर ने, वेब सीरीज भी डायरेक्ट की है, लव स्टोरीज में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, वन एंड ओनली संदीप पटेल। मैंने, आई एम फॉर्चुनेट, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मैंने उनकी ओम मंगलम सिंगलम में भले ही 5-10 सेकेंड जितना गिनो, मैंने एक कैमियो किया है फिल्म में। मैं हमेशा से, मतलब कहते हैं ना, मैंने उनकी डू नॉट डिस्टर्ब भी देखी है, मल्हार मानसी वाली, हैप्पीली नेवर आफ्टर भी देखी है जो ओहो पे आई थी। उसके पहले एक सीरियल उन्होंने की थी जो मैं आज बताना चाहूंगा, निहारिका करके सीरियल, कलर्स ईटीवी गुजराती था तब, ने वो भी देखी है। फिर तीनों मूवीज भी देखी है, मैं पुरानी जरूर देखूंगा, मेरे को देखनी है। लेकिन उनका जब भी लव पे टेक होता है कोई, जैसे लव नी भवाई में जिस तरह से ऑलवेज ट्रस्ट योर फ्रेंड और पार्टनर, ओम मंगलम सिंगलम में नेवर एवर कुछ चीजें प्राइवेसी और पर्सनल रखनी चाहिए बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। और दूसरी जो चीज है
वो ये है कि हमेशा रिलेशनशिप अच्छी चल रही हो तो कभी उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो हमेशा मुझे उनकी फिल्मों में एक रहता है, और उनकी फिल्मों में आप गाने देखिए, सचिन जिगर के गाने, सिद्धार्थ अमित भावसार का म्यूजिक और सचिन जिगर का म्यूजिक, और जिगरदान गढ़वी, ईशानी दवे, वरुण जैन जिन्होंने सावरिया गाया, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। कॉमेडी लव स्टोरीज को ब्लेंड करते हैं। अभी लगन लागी रे भी आ रहा है, तो आई एम एक्साइटेड कि उसमें वो रिलेशनशिप और लव का कैसे नया टेक दिखाते हैं। तो आई एम एक्साइटेड, और ये मतलब थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी उस टाइम के लिए। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा कि मैं उनके साथ एक पार्ट रहा एज अ डायरेक्टर, और मैं मिला भी हूँ तो आई एम रियली हैप्पी। उन्होंने बहुत सी चीजें भी सिखाई है मुझे जब पॉडकास्ट के लिए आए थे तब। तो मैं पर्सनली ये मैं कहता हूँ ना कि वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स है, और हमेशा आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी फिल्मों के गाने पसंद ना आए। पूरी ज्यूक बॉक्स डाउनलोडेड है, रीमिक्स वर्जन भी डाउनलोडेड है। तो आई एम लेट्स जस्ट वेट फॉर लगन लागी रे। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो है, मतलब लास्ट ईयर जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा, मैं उनकी एक मूवी देखनी बाकी है, मैं जरूर देखूंगा, और उनकी अपकमिंग मूवी भी आ रही है 5th को, प्रीत सिंह गोहिल। सर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इतना ही करूंगा फॉर दैट वेनिला आइसक्रीम एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊं, वेनिला आइसक्रीम जब आई थी, ड्यून के साथ आई थी, मेरे को याद है। एक तो उनका बेचारे का नसीब इतना खराब है, जब भी उनकी मूवी आती है कोई ना कोई क्लैश में ही फंस जाती है। 5th को भी यही हो रहा है सैडली। लेकिन वेनिला आइसक्रीम में एक सीन है बाप बेटे का टेरेस पे, मैं पूरी फिल्म एक साइड और वो एक सीन एक साइड। एक जो उनका एक बहुत बढ़िया चीज मेरे को क्या लगता, प्रीत सर का ऐसा है ना कि मेरी स्टोरी ये है, मेरा स्क्रीन प्ले ऐसा रहेगा। उनका स्क्रीन प्ले स्लो रहता है, लेकिन उस सीन्स में उनकी सिनेमेटोग्राफी, उनके सिनेमेटोग्राफर आई थिंक राजगोपाल, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, मैं नाम भूल रहा हूँ सर, सॉरी सर। लेकिन उनके जो सिनेमेटोग्राफर है वो इतनी डिटेल्स देते हैं। आपने लास्ट कब इतना ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट देखा होगा? आपने लास्ट कब इतना बढ़िया बारिश गिरते हुए देखा होगा ट्रैफिक में? मैं वेनिला आइसक्रीम के उस सीन की बात कर रहा था। मुझे याद है मैं अकेला ही था थिएटर में, कपल्स को मैं गिनता नहीं हूँ इसलिए। वो सीन ऐसा था ना कि जो बातें जो वो कहना चाहते थे वो इतनी ब्यूटीफुली बताई, और उनकी जो एक सिग्नेचर स्टाइल है टीजर डालने से पहले वो पोएट्री के साथ, वेनिला आइसक्रीम ने तो सबको शॉक में कर दिया था, वो अलग बात है प्रीमियर के बाद। लेकिन प्रीत सर तो यार ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी भी, उसमें भी जिस तरह से उन्होंने एक लव स्टोरी में एक सीख दिखाई थी कि डिफरेंस दिखाया था कि 60+ उम्र के बाद जिस तरह से लव रहता है लोगों की लाइफ में, किस तरह से वो अंदर से टूट जाते हैं, फिर पूरे एक कहते हैं ना अकेलापन फील होता है उनको। और सामने ये 1 साइडेड लव तो नहीं, लेकिन जो ट्रायंगल दिखाया था उन्होंने, ब्यूटीफुल। मतलब उनके फिल्म की मेन आईपी, उनकी सिनेमेटोग्राफी, उनके हार्ड हिटिंग डायलॉग्स, पोएट्री टीजर में आती है तब से ही आप इंप्रेस हो जाते हो। सिद्धार्थ अमित भावसार का म्यूजिक, और अभी तो वो जो नया ला रहे हैं नान खटाई के साथ एंथोलॉजी में, आई एम प्रीटी एक्साइटेड यार। मतलब प्रीत सर के लिए तो मैं कहता हूँ ये टॉप 3 जो है ना, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ जो अभी आएंगे आगे। प्रीत सर तो यार मतलब गाने इतने बढ़िया, डायलॉग्स इतने बढ़िया, कहीं पे कुछ कसर नहीं रहती है। स्क्रीन प्ले स्लो इतना रखते हैं कि उनको पता है कि मुझे यही करना है और मैं यही सिनेमा बनाऊंगा। उनको पता है कि उनको क्या नहीं करना है, मैं ऐसा कहूंगा। ऑलवेज लेट्स द मूवी गो विद द फ्लो, जिसकी वजह से फिल्म देखने में बहुत मजा आता है और इमोशनल भी उतनी ही रहती है फिल्म। तो प्रीत सर लव यू यार। नंबर 2 पे मैं सोच रहा हूँ आप किसका नाम सोच रहे हैं कब से। नंबर 2 पे जो है वो है कृष्णदेव याग्निक, नेशनल अवार्ड विनर, मूवी के विनर कृष्णदेव याग्निक। यार इनके लिए तो मतलब 2016 के बाद इट्स ऑलवेज बीन कृष्णदेव याग्निक, कृष्णदेव याग्निक, कृष्णदेव याग्निक। उसके बाद नए डायरेक्टर्स आए लेकिन कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और ही इज द ओनली वन। यहाँ पे कुछ मूवी डायरेक्टर्स या फिर कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने नए जॉनर्स एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन क्या होता है कॉमेडी, फिर ड्रामा, फिर वापस कहीं पे कॉमेडी, रोमांस, या फिर रोमांटिक कॉमेडी, फिर हॉरर कॉमेडी, ऐसा कुछ किया होगा। कृष्णदेव याग्निक का आप देखिए छिल्लो दिवस और शू थयु के बाद करसनदास पे एंड यूज, कॉमेडी ड्रामा, नाड़ी दोष ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी वाज लाइक वो जो एक होती है क्रश और उसके बीच में वैसे, फिर राडो पॉलिटिकल ड्रामा, वश
साइको थ्रिलर, डैनी जिगर, स्पूफ कॉमेडी, जॉनर्स देखिए आप, कॉमेडी रिपीट हो रही है लेकिन आप उसके साथ जॉनर्स चेंज होते हुए देखिए। त्रिशा ऑन द रॉक्स, रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी जाने दो ना अभी। वर्स्ट लेवल 2, अगेन साइको ड्रामा बट विथ अ ट्विस्ट, ऐसा बोल तो रहे हैं। तो हिम्मत सर आप में ही है, मतलब उनको पता है कि मैं नया, उनको एक तो सिनेफाई, मैं ऐसे डायरेक्टर्स का फैन हूं जो एकदम ऐसे कहते हैं ना सिनेमा के लिए पागल है। इसमें जितने डायरेक्टर्स मैंने देखे वो सारे सिनेमा के लिए पागल है, लेकिन कृष्णदेव याग्निक इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो थकते नहीं है। वो नहीं चला तो भी स्टोरी डालेंगे कि रनिंग अनसक्सेसफुल इन सिनेमा, जो मुझे उनकी बहुत बढ़िया चीज लगती है एज अ डायरेक्टर। उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत बढ़िया है। नहीं चलता तो वो स्वीकार लेते कि नहीं चला है तो मैं नेक्स्ट टाइम से ये नया दूंगा। वो नया देते, उसपे भी वो डिलीवर कर देते हैं। त्रिशा ऑन द रॉक्स भले ही मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन जितना कलेक्शन किया है उसने, लोगों को पता है कृष्णदेव याग्निक है तो कुछ नया और कुछ यूनिक तो होगा ही। और उनकी आप स्टोरी देखिए, उनका जो पॉडकास्ट आया है अभी, उसमें भी उनके जो गिटारिस्ट, एज अ गिटारिस्ट मैंने आई थिंक मोनारिता जो सॉन्ग था त्रिशा ऑन द रॉक्स में, अगर उन्होंने गिटार प्ले किया हो तो आई थिंक कुडोज टू हिम, बहुत बढ़िया बजाते हैं वो। और ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने अपनी खुद की मूवी, गुजराती में से खुद की ही मूवी उन्होंने रीमेक की थी हिंदी में, डेज ऑफ द फ्री। उसके बाद विपुल मेहता सर आए ओले आले के साथ। लेकिन कृष्णदेव याग्निक तो यार वो अलग है। मेरे लिए उनकी सबसे बेस्ट वर्क उनका राडो है। उस मूवी को कोई टच नहीं कर सकता। मैं आई एम सॉरी, वर्ष के फैंस निराश होंगे, लेकिन मे बी वर्ष लेवल 2 कैन बी अ शॉकर और वो उसको रिप्लेस कर दे, लेकिन राडो जैसी मूवी बनाना इधर बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है और उन्होंने करके दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। तो कृष्णदेव याग्निक की नेक्स्ट मूवी के लिए उनको ऑल द बेस्ट। और अभी हम बढ़ते हैं नंबर 1 पे। ये थोड़ा क्या कहते हैं, मेरे लिए थोड़ा चैरिटी बिगिंस एट होम या फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस टाइप होगा। इट इज गोइंग टू बी नन अदर देन अभिषेक जैन। केवी रीते जयेश से नया दौर शुरू किया, BAR से एक अलग ही एक फेस बदल दिया। केवी रीते जयेश से तो फेस बदल ही दिया था, लेकिन BAR मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। कुछ ना कुछ मैं जरूर सीखता हूँ उस मूवी से। उसके बाद रॉन्ग साइड राजू में एज अ प्रोड्यूसर गए और आई थिंक उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद खुद का OTT प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, विच इज अ बिग थिंग फॉर अस, ऐसा मैं कहूंगा। उसमें नई नई स्टोरीज डाली। विट्ठल TD जो, जिससे आप सब प्रतीक गांधी जो स्कैम में देखे आप फैन हो, उसके बाद आपने विट्ठल TD को हिंदी ऑडियंस में भी उतना ही प्यार मिला। फिर हिंदी ऑडियंस को मैं बताऊं, हम दो हमारे दो जो अभिषेक जैन, राजकुमार राव, कृति सैनन जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो आपने उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं ऐसा कहूंगा। सो अभिषेक जैन के लिए मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो सर मैं उनको पूछता हूँ, सर अभी क्या आगे, अभी मंच आ रही है तो आई एम डैम एक्साइटेड, क्योंकि अभिनय बैंकर, अभिषेक जैन, हेमंत खेर, इतने सारे एक्टर्स, बहुत मजा आता है उनकी फिल्मों में। तो यार मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया। BAR में दोस्ती की बात थी, केवी रीते जयेश में पैशन फॉलो करने की बात थी, या फिर मेरे को अमेरिका जाना ही है, लेकिन फिर जिस तरह से चीजें बदलती है। रॉन्ग साइड राजू, थ्रिलर, विट्ठल TD, एक कहते हैं ना एक ओल्ड स्कूल अमिताभ बच्चन टाइप मूवी के फॉर पीपल का बात थी, फॉर द पीपल, एक बंदा खड़ा होता है, वैसा नहीं था लेकिन वैसी एक कहते हैं। और मैं आपको बताऊं एक फन फैक्ट, जब विस्लिंग वुड शुरू हुआ था, फर्स्ट बैच सुभाष घाई सर की, अभिषेक जैन वाज वन ऑफ देम। अगर मैं गलत हूँ सर तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स में या फिर कभी मिल के। तो आप देखिए इतनी लेगेसी है उनकी, मतलब इतने वर्सेटाइल है एज अ डायरेक्टर, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की जो भूख रहती है उनमें। नए प्रोजेक्ट्स जब देखते हैं, नए मूवीज देखते हैं, तो उनके रिलेटेड जब वो आप स्टोरीज देखिए तो आई एम अ फैन। बस मैं हमेशा लाइफ टाइम, मेरे लिए तो नंबर 1 अभिषेक जैन ही रहेंगे। अब ये है इस वीडियो का एंड। आई नो बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन डोंट वरी, हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। और ये पूरा जो टॉप 10 था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मेरे को जो ठीक लगे, मेरे जो फेवरेट डायरेक्टर्स है, इसमें चेंजेस आएंगे जब नए नए डायरेक्टर्स और जो मैंने बोले दूसरे डायरेक्टर्स उनके रिलेटेड जब मैं बताता जाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया, क्यों कैसे पसंद आया ना आया, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आप अपनी टॉप 10 मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इतना मैंने आज तक नहीं बोला है, मैं पता नहीं आज इमोशंस में ही चला गया। तो मिलते हैं वर्स्ट लेवल 2 के रिव्यू के साथ, पक्का अभी कुछ नहीं आएगा। तब तक के लिए बाय।